अगर आप तेज़ चलना चाहते हो तो आप अकेले चलो, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो आप साथ में चलो। मैं सही डिसीज़न लेने में यकीन नहीं रखता। मैं पहले डिसीज़न ले लेता हूँ, फिर उसको सही करता हूँ। दोस्तों, ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड थे हम सबके चाहिए सर रतन टाटा जी के। अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें कोई ना कोई टाटा का प्रोडक्ट ज़रूरी हो। टाटा ग्रुप इतना बड़ा है कि वो नमक से लेके चाय से लेके आसमान में उड़ने वाले प्लेन तक बनाता है। आप टाटा नमक को देख लीजिए, टाटा टी को देख लीजिए, टाटा मोटर्स जिनकी बहुत सारी गाड़ी आपको रास्ते में मिल जाएगी, रास्ते में दौड़ती हुई मिल जाएगी, जिनका आप यूज़ भी करते होंगे। एयर इंडिया, विस्तारा, ये सारी की सारी जो टाटा की कंपनीज हैं, टाटा की बहुत सी कंपनी है, वो पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे सर रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये हम सबको पता था कि एक ना एक दिन भारत का रत्न, भारत का कोहिनूर हम सबको छोड़ के चला जाएगा। ये हम सबको पता था कि ये दुर्भाग्य दिन, ये दुखद दिन हम सबको देखना पड़ेगा, लेकिन हम में से कोई इसके लिए तैयार नहीं था। आखिर क्यों हर कोई दुखी है सर रतन टाटा जी के जाने से? बहुत सारे बिजनेसमैन हैं इंडिया में, लेकिन सर रतन टाटा के लिए क्यों अलग ही प्रेम है हर इंडियंस के दिल में? क्यों रतन टाटा जी को सर रतन टाटा जी करके पुकारा जाता है? क्यों उनको सर बुलाया जाता है? आइए जानते हैं रतन टाटा जी की जिंदगी के बारे में। Where some saw a nation dependent on others for steel, he saw a nation reclaiming its independence. Where others saw only waterfalls, he envisioned clean power to propel an industry. And long before urban 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के मुंबई में रतन टाटा जी का जन्म होता है। पिता का नाम नोएल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा। उनके माता पिता के बीच में कभी बनी ही नहीं। तो रतन टाटा जी जब 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और वो जिंदगी भर अपने सौतेले भाई के साथ रहे। उनकी दादी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। स्कूल में भी बच्चे उनको चिढ़ाते थे क्योंकि उनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था और 1945 और 1950 के अंदर ये चीज़ बहुत ही अनकॉमन थी। डिवोर्स होना बहुत ही अनकॉमन था, तो उसकी वजह से स्कूल के बच्चे भी उनको चिढ़ाते थे। अब 17 साल की उम्र में वो यूएस पढ़ाई करने के लिए चले गए और 1959 में उनको आर्किटेक्चर की डिग्री मिली और 1961 के अंदर वो इंडिया आए। उससे पहले उन्होंने यूएस के अंदर 1-1.5 साल जॉब की और उनको यूएस की लाइफस्टाइल अच्छी लगी और वहाँ पे सेटल होने का उन्होंने सोच लिया था। लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से उनको इंडिया आना पड़ा और वो 1961 में इंडिया आ गए और उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया और सबसे पहले उनकी नौकरी लगी टाटा स्टील में। उन्होंने टाटा ग्रुप के हर एक सेक्टर के अंदर 6-6 महीने तक ट्रेनिंग ली। पहले उन्होंने टाटा स्टील के अंदर ट्रेनिंग ली, उसके बाद टाटा मोटर के अंदर ट्रेनिंग ली। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग ली और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते रहे। रतन टाटा जी में काबिलियत तो बहुत थी और उसी को प्रूव करने के लिए उनको एक मौका दिया गया। उनको नेल्को कंपनी संभालने का मौका दिया गया और ये जो नेल्को कंपनी थी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी टाटा ग्रुप की और टाटा ग्रुप ने इससे उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन जब ये कंपनी सर रतन टाटा को दी गई, उनको संभालने के लिए दी गई, तो सर रतन टाटा ने उस कंपनी का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया और उस कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी में से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बना दिया और यहीं से उनकी काबिलियत, उनकी जो एबिलिटी थी वो JRD टाटा, जो उस समय के टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उनको दिखी और ऐसे ही रतन टाटा जी की काबिलियत को देख के उन्होंने अपनी काबिलियत को प्रूव किया और इसी तरह से 30 साल बाद 1991 के अंदर JRD टाटा जब रिटायर हुआ टाटा ग्रुप के चेयरमैन से, उन्होंने जब अपना चेयरमैनशिप छोड़ा तो सर रतन टाटा को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया एज अ सक्सेसर ऑफ JRD टाटा। जब सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया तब टाटा ग्रुप का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 14,000 करोड़ था और जो मार्केट कैप था वो सिर्फ 30,000 करोड़ था। लेकिन जब वो 2012 के अंदर रिटायर्ड हुआ तब मार्केट कैप करके कहते 5.25 लाख करोड़। अब वो उन्होंने कैसे किया, इस पर पूरा एक अलग से डिटेल में वीडियो बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। सर रतन टाटा ने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बताया है कि कैसे उनको यूएस में पढ़ते पढ़ते एक वहाँ की लड़की से प्यार हुआ था और उन्होंने उनके साथ रहने के सपने भी देख लिए थे। लेकिन जब वो 1961 के अंदर इंडिया आए, उनकी दादी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो इंडिया शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने ये सोचा था कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी उनके साथ इंडिया आ जाएगी। लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स ने मना कर दिया क्योंकि इंडिया के अंदर जो उस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में इंडो चाइना वॉर चल रहा था। इसी अनस्टेबिलिटी को देखते हुए जो लड़की के पेरेंट्स थे उन्होंने उस लड़की को इंडिया आने से मना कर दिया और बस यहीं पे उनकी जो लव स्टोरी थी उसका एंड हो जाता है और फिर रतन टाटा ने कभी भी ज़िंदगी में दोबारा शादी नहीं की। टाटा नैनो, इस कार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये जो कार थी वो बहुत ही बड़ा फेलियर निकले, लेकिन आपको पता है इस कार को बनाने के पीछे रतन टाटा जी का मकसद क्या था? दरअसल 2003 में जब वो कार से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर के अंदर 4 लोग बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं और
अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा और देखा कि हर मिडिल क्लास जो है वो कार अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि कार का प्राइस ज़्यादा रहता था। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं एक ऐसे कार डिज़ाइन करूँगा जिससे हर मिडिल क्लास, हर लोअर मिडिल क्लास के पास कार हो और उनको ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। और ठीक 5 साल बाद उन्होंने 2008 के अंदर टाटा नैनो को लॉन्च किया, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ के अंदर। 1 लाख रुपीज़ के अंदर जो उन्होंने कार को लॉन्च कर दिया ताकि हर कोई उस कार को अफोर्ड कर सके। उनका सपना था कि हर इंडियन के पास कार रहे। लेकिन ये जो कार थी वो बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुई क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास का ईगो जो है वो जीत गया और सर रतन टाटा का जो मोटिव था, जो सपना था, वो हार गया। क्योंकि मिडिल क्लास को लगता था कि अगर मैं इतनी सस्ती कार खरीदूंगा तो मेरे स्टेटस के बारे में क्या होगा, मेरा स्टेटस क्या रहेगा कि इसके पास तो सबसे सस्ती कार है। यहाँ पर सर रतन टाटा जी ने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने जो है मिडिल क्लास की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था। लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लास का ईगो जीत गया और सर रतन टाटा का ये जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टाटा ग्रुप ने इंडिया के लिए की है। टाटा ग्रुप ने बहुत सी ऐसी महंगी चीज़ों को जो है सस्ते में प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से हर इंडियन सिटीजन को फ़ायदा हुआ है। और टाटा ग्रुप ने इंडिया की ग्रोथ के अंदर भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। क्योंकि जब कोई कंपनी आगे नहीं आती थी वहाँ पे टाटा ग्रुप आके खड़ा होता था और जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत थी वहाँ पे टाटा ग्रुप आके खड़ा होता था। कोरोना के अंदर भी टाटा ग्रुप ने बहुत डोनेशन किया है। दरअसल टाटा ग्रुप की जो कमाई होती है उसका 66% जो है वो चैरिटी के अंदर जाता है। जो टाटा ग्रुप जो कमाई करता है उसके जो 60% जो शेयर है वो टाटा ट्रस्ट के पास, यानी कि कोई एक इंसान उसका ओनर नहीं है, टाटा ट्रस्ट के पास है। ट्रस्ट के पास पूरा पैसा जाता है और वो पैसा जो है चैरिटी के अंदर यूज़ होता है, गरीबों के अंदर यूज़ होता है। जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उनके हेल्थ केयर, एजुकेशन के लिए और इंडिया की ग्रोथ के लिए वो सारा पैसा यूज़ होता है। आइए अब आपको रतन टाटा जी के स्टोरी ऑफ रिवेंज के बारे में बताते हैं। जैगुआर और लैंड रोवर का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये जो कंपनी है वो फिलहाल अभी टाटा के पास है। लेकिन क्या आपको पता है, सर रतन टाटा ने जब अपनी पहली कार लॉन्च करी थी इंडिका, तो उस कार की लो सेल्स के कारण टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप ने, सर रतन टाटा ने इस जो कार प्रोडक्शन जो था उसको बेचने की सोची कि इसको सेल कर दिया जाए क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था और जो कार बनाई थी उसकी भी सेल्स लो आ रही थी। तब वो इंग्लैंड जाते हैं और ये जो फोर्ड कंपनी है जो जैगुआर लैंड रोवर को ओन करती थी उस टाइम पे, उनको कहा कि हमें कार प्रोडक्शन सेल करना है। तब वहाँ बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी की इंसल्ट करी और उनको बोला कि जब आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कार प्रोडक्शन के बारे में तो आप क्यों इस चीज़ के अंदर घुसे, और ये बोल दिया कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ इस चीज़ को खरीद के। तब रतन टाटा ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं इसको नहीं बेचूंगा और सर रतन टाटा ने उसको, उस कार प्रोडक्शन को नहीं बेचा। और ठीक 9 साल बाद फोर्ड बैंकरप्ट हो गया और बिल फोर्ड इंडिया के पास आए, रतन टाटा के पास आए और उन्होंने मांग रखी कि आप हमारी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदें। 2008 के अंदर सर रतन टाटा ने लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लिया। ये साबित होता है कि अगर आपको किसी से बदला लेना है, किसी से रिवेंज लेना है, तो मुंह से बोल के मत लीजिए, चुप हो जाइए और काम करिए, वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए और फिर बदला लीजिए उनसे ज़्यादा सक्सेस होके। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए नहीं तो सर रतन टाटा जी के लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।